सोचिए, साल 1993 है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर सत्यमंगलम की घने जंगल। स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन को चारों तरफ से घेर लिया है। पूरा गिरोह घबराया हुआ है और तभी वीरप्पन की अपनी नवजात बेटी रोने लगती है। अब पुलिस को अपनी लोकेशन से दूर रखने के लिए उस आवाज को शांत करना ही होगा। कहते हैं कि वीरप्पन ने बस एक इशारा किया और उसकी दाई ने एक जड़ी बूटी का रस पिलाकर उस बच्ची की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। ये कहानी उस आदमी की है जिसने 2 दशकों तक 2 राज्यों की पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाया। तो सवाल यह है कि ये आखिर कौन था ये आदमी? आज हम भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात और खतरनाक अपराधियों में से एक वीरप्पन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अपनी ही बेटी की जान लेने का फैसला, ये एक ऐसी घटना है जो वीरप्पन की क्रूरता के बारे में बहुत कुछ बताती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन ये उस खौफ का प्रतीक बन गई जो उसके नाम के साथ जुड़ा था। ये वो कहानी थी जो दिखाती थी कि वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। देखिए, वीरप्पन कोई आम अपराधी नहीं था, वो एक पहेली था। पूरे 20 साल उसने 2 राज्यों की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल टास्क फोर्स को चकमा दिया। और उसे पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चला, उस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए, जो इसे भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा मैनहंट बनाता है। तो सवाल यह है कि एक इंसान इतना खतरनाक बनता कैसे है? इस डाकू को समझने के लिए हमें उसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। वीरप्पन का जन्म 1952 में कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में हुआ था। ये इलाका घने जंगलों से घिरा था, एक ऐसी जगह जहां बंदूक रखना बहुत आम बात थी। और वीरप्पन बचपन से ही एक अचूक निशानेबाज बन गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपने चाचा के साथ मिलकर अपना पहला हाथी मार गिराया और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी। ये उसका पहला इंसानी शिकार था। और बस यहीं से वीरप्पन के आतंक के उस दौर की शुरुआत होती है, एक ऐसा दौर जिसने उसे एक खूंखार किंवदंती बना दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास की कहानी वीरप्पन की क्रूरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रीनिवास एक अलग तरह के ऑफिसर थे। उन्होंने वीरप्पन के कई साथियों को सरेंडर करने के लिए मना लिया था। वीरप्पन ने इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लिया। उसने श्रीनिवास को सरेंडर करने का नाटक करके जाल में फंसाया और फिर बेरहमी से उनकी जान ले ली। ये उसकी क्रूरता का एक भयानक प्रदर्शन था। पूरे 20 साल, 2 दशकों तक वो जंगल का बेताज बादशाह बना रहा, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये उसके जंगल के ज्ञान और उसके मुखबिरों के नेटवर्क का सबूत था। उसके और उसके गिरोह पर 184 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों और समुदायों को हुए नुकसान का प्रतीक है। इस आंकड़े में पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और वो सब लोग शामिल हैं जिन पर उसे मुखबिर होने का शक था। और इस पूरे मैनहंट की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि 2 राज्य सरकारें उसे पकड़ने के लिए कितनी बेताब थीं। उसके कुछ सबसे बड़े अपराधों ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 1993 का पालार ब्लास्ट, जिसमें उसने लैंड माइन्स बिछाकर 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फिर साल 2000 में उसने कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया और 108 दिनों तक बंधक बनाए रखा। और 2002 में पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण, जिनकी बाद में जंगल में लाश मिली, उसने सरकार को पूरी तरह से हिला दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इतने लंबे समय तक बचा कैसे रहा? इसका जवाब उसकी दोहरी पहचान में छिपा है। कानून के लिए वो एक हत्यारा और आतंकवादी था, लेकिन अपने इलाके के कई गांवों के लिए वो एक रॉबिनहुड था, एक रक्षक था। वो उन्हें पैसे देता, उनकी मदद करता और इसी वजह से पुलिस को उसके खिलाफ कभी कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। अब हम कहानी के आखिरी चैप्टर में आ गए हैं, ऑपरेशन कुकून। वीरप्पन के आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सोचा समझा प्लान। नए एसटीएफ चीफ के विजय कुमार ने इस केस को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने वीरप्पन के पुराने टेप्स को स्टडी किया और एक बहुत ही छोटी लेकिन जरूरी बात नोटिस की। वीरप्पन एक कागज को पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। विजय कुमार तुरंत समझ गए, वीरप्पन की आंखें कमजोर हो रही थीं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और यहीं से उस शानदार प्लान की शुरुआत हुई। पहला कदम, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना, मतलब उसे मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत थी। दूसरा कदम, चारा तैयार करना,
एक एम्बुलेंस जिसका कोड नेम ककून था इलाके में भेजी गई ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। तीसरा, उसे जंगल से बाहर निकालना। एक मुखबिर ने उसे यकीन दिलाया कि यही एम्बुलेंस उसे चुपके से सर्जरी के लिए ले जाएगी। और चौथा और आखिरी कदम, 18 अक्टूबर 2004 को जाल बिछाया गया। उस रात वीरप्पन अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी मूछें मुंडवाकर अपने 3 साथियों के साथ उस एम्बुलेंस में बैठ गया। जैसे ही एम्बुलेंस तय जगह पर पहुंची, ड्राइवर, जो असल में एक पुलिस वाला था, ने जोर से ब्रेक लगाया और कूदकर भाग गया। विजय कुमार ने लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी, लेकिन वीरप्पन की तरफ से गोलियां चलने लगीं। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की और बस कुछ ही मिनटों में 338 राउंड फायर किए। 20 साल से चल रहा शिकार खत्म हो चुका था। और जब गोलियों की आवाज शांत हुई, तब वीरप्पन की विनाशकारी विरासत की असली कीमत सामने आई। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालते हैं। 20 साल लंबा मैनहंट, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार, 184 से ज्यादा लोगों की हत्या और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकारी खर्चा। ये एक आदमी के अपराधों की बहुत भारी कीमत थी, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। आखिर में वीरप्पन एक बहुत ही उलझी हुई विरासत छोड़ गया। एक तरफ वो एक क्रूर हत्यारा और तस्कर था जिसने अनगिनत जानें ली, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो सामाजिक असमानता का एक प्रोडक्ट था जो अपने समुदाय के लिए खड़ा हुआ। वो एक ही समय में एक दानव भी था और कुछ लोगों के लिए एक नायक भी। तो हम उसे कैसे याद रखें? क्या वो जन्म से ही एक शैतान था, या उसे उन हालातों ने बनाया जिसमें वो पला बड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कभी कोई आसान जवाब नहीं मिलेगा, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज ऐसे किरदारों को कैसे बनाता